जय हिंद। आज हम क्लास 10वीं के बायोलॉजी में चैप्टर 6 के बारे में देखेंगे। चैप्टर 6 में है जनन। चैप्टर 6 में जनन चैप्टर है। जनन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो जनन किसे कहते हैं? जैसे आपको पढ़े हैं कि पोषण और उत्सर्जन मनुष्य के लिए जरूरी होता है, उसी प्रकार से जनन भी मनुष्य को अपने अस्तित्व बचाने के लिए जरूरी होता है। ये नहीं कि अब जन्म नहीं हुआ तो आदमी को दिक्कत होगा, लेकिन उसके अस्तित्व को क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो हम जनन के बारे में देखेंगे। तो पहला है कि जनन किसे कहते हैं? जनन यानी कि जिस प्रक्रिया के द्वारा मानव या अन्य जीव जंतु अपने ही तरह नए संतानों को जन्म देते हैं, तो उसको प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? जनन बोलते हैं। इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं? जनन बोलते हैं। अब जनन कैसे होती है कि जैसे देखिए कि मानव का, जैसे मानव में अगर देखिएगा तो महिला प्लस पुरुष, महिला के अंदर जो होती है वो होती है, क्या चीज होता है? अंडाणु। क्या चीज होता है? अंडाणु। ठीक। और पुरुष के अंदर क्या होता है? शुक्राणु। अंडाणु और शुक्राणु। जब इस दोनों की क्या होती है? क्रिया होती है। अंडाणु और शुक्राणु का जब क्रिया होती है अर्थात निषेचन होता है, तो एक क्या होता है? भ्रूण बनता है। क्या बनता है? भ्रूण बनता है। भ्रूण मतलब बच्चे बनता है। ठीक है। तो इसी प्रकार के क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? जनन। ठीक है। तो जनन वो क्रिया है जिसके द्वारा मानव या अन्य जंतु अपने ही तरह क्या करते हैं? एक नए संतान को जन्म देते हैं। अपने ही तरह एक नए संतान को जन्म देते हैं। तो अर्थात महिला और पुरुष के संभोग के फलस्वरूप नए संतान का जन्म होता है। ठीक। तो जनन को हम सेक्स या संभोग भी बोल सकते हैं। अगर आप याद रखिए कि जनन, तो इसकी दूसरी टॉपिक क्या होती है कि जिस प्रकार से आपको बताए हैं कि आदमियों को जिंदा रहने के लिए पोषण, ठीक है, पोषण, शोषण और उत्सर्जन, ये 3 क्रिया महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से आदमी को अपना अस्तित्व बचाने के लिए प्रजनन करना भी अति महत्वपूर्ण है। ठीक। अब जनन क्या कितने प्रकार होता है? तो जनन का 2 प्रकार होता है। जनन का कितने प्रकार होता है? 2 प्रकार। एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। अब देखिए कि जनन का 2 प्रकार है। आप तो ऐसे सुने हैं कि महिला और पुरुष आपस में जब संभोग करते हैं तो एक नए संतान या अर्थात बच्चे की उत्पत्ति होती है। ठीक है। लेकिन अगर वो कुछ ऐसे जीव है जो पुरुष के साथ नहीं भी संपर्क करेगा तो भी वो अपने बच्चे को क्या कर सकता है? जन्म देता है। ठीक है। तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन क्या होती है? जिस जनन में यानी कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें महिला और पुरुष अर्थात मादा और नर की जरूरत नहीं होती है। अगर मादा है तो वो खुद जन्म दे देगी। ठीक है। उस प्रकार की जनन को हम लोग क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन। लेकिन लैंगिक जनन जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें आपको क्या होगी? मादा और नर की जरूरत पड़ेगी। बिना मादा और बिना नर के लैंगिक जनन संभव नहीं है। बिना मादा और नर के लैंगिक जनन संभव नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? संभव नहीं है। लेकिन अलैंगिक जनन जो है इसमें आपको मादा और नर इसमें से कोई एक भी रहेगा तो अलैंगिक जनन हो सकता है। ठीक है। अलैंगिक जनन आप एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा तो यह 5 प्रकार की होती है, लेकिन आपको हम एग्जाम्पल कुछ बताते हैं। आलू देखे होंगे। आलू जब खेत में बोया जाता है तो आलू को अगर आप काट भी दीजिएगा, एक आलू लीजिए, ठीक है, उस आलू को काट दीजिए और वो आलू काट करके दोनों अलग रोक दीजिए। क्या उसके साथ कोई और आलू को दिए हैं जो संभोग करेगा तब नए आलू बनेगा? नहीं, वो ऑटोमेटिक क्या होती है? बन जाती है। तो वो आलू जो बन रही है वो कौन सी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात अलैंगिक जनन के कारण क्या होता है? वो क्योंकि उसमें नर और मादा की कोई जरूरत नहीं होती है, वो अकेला ही
क्या करता है, प्रजनन कर सकता है। उसी प्रकार आप कुछ सवाल को देखिएगा, हम आपको अमीबा के बारे में पढ़ाए थे कि अमीबा जो होती है ना कि ये ऑटोमेटिक, यानी कि इसमें कोई अति नहीं होता, लेकिन ये अमीबा जनन जो करती है किसके द्वारा करती है, विखंडन विधि के द्वारा। विखंडन विधि के द्वारा जैसे अमीबा ऐसे बढ़ी, धीरे धीरे अपने पार्टों को क्या करेगी, काट लेगी। तो काट लेगी तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक नए अमीबा का उत्पत्ति हो जाएगा। ठीक है, तो यह अलैंगिक जनन में हम पढ़ेंगे कि अलैंगिक जनन में जो है विखंडन विधि होता है। ठीक है, अलैंगिक जनन में विखंडन विधि होती है, उसके बाद मुकुलन विधि होता है और काई की विधि होता है। 5 प्रकार की विधि होती है जिसमें से प्रमुख 3 है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप ये समझ ले। अब एक चीज आप जो जन्म देते हैं, अर्थात देखिए मानिए कि एक यहाँ पे क्या है, लेडीज, अर्थात यहाँ पे स्त्री है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, पुरुष है। ठीक है, यहाँ पे पुरुष है, एग्जाम्पल मान लीजिए ना। ठीक है, देखो तो क्या होती है कि इस दोनों के फलस्वरूप, इस दोनों का फलस्वरूप एक नए संतान की उत्पत्ति होती है। एक नए संतान की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। एक नए संतान की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है कि ये मानो ये नर है, ये मानो स्त्री है और ये नर है। तो इस दोनों के क्या हुआ, इस दोनों के साथ संभोग हुआ। संभोग अर्थात सेक्स हुआ, और संभोग के दौरान क्या हुआ, एक ये बच्चे की उत्पत्ति हुई। तो यह क्या हो जाएगा, जन्मदाता। ये दोनों क्या कहलाएगा, जन्मदाता। ठीक है, जन्मदाता। ठीक है, और ये जो जन्म लिया है इसको, इस दोनों में क्या होगा, संपत्ति। इसका क्या होगा, संपत्ति। अरे जो आप अगर देखिएगा तो अधिकतर जो महिलाएं होती है क्या बोलती है कि हमारा जो पुत्र है हमारा धन है, संपत्ति है। तो इसी के दौरान जन्मदाता, यानी कि इस दोनों के फलस्वरूप क्या होती है, अब एक नए संतान की उत्पत्ति होती है। इसको हम बोलते हैं क्या चीज, संपत्ति बोल सकते हैं, स्त्री। और जो महिला और पुरुष जन्म देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जन्मदाता। ठीक है, तो हम लोगों का भी जन्मदाता होगा, हम लोगों को भी कोई ना कोई जन्म दिया। जैसे हम लोगों का जन्मदाता कौन होगा, हमारे माता पिता होंगे। तो उस प्रकार से अगर आप देखिएगा। ठीक है, अब ये बच्चे जन्म कैसे लेते हैं, तो आपको हम बताएं कि पुरुष में क्या चीज पाया जाता है। तो पुरुष में आपको शुक्राणु पाया जाता है। पुरुष में क्या चीज पाया जाता है, शुक्राणु। शुक्राणु अर्थात इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म। ठीक है, शुक्राणु स्पर्म। और महिला में क्या पाया जाता है, अंडाणु। ठीक है, अर्थात ओवम, ओवम पाया जाता है। ठीक है, और स्पर्म और ओवम, आप स्पर्म देखो होंगे कि इस प्रकार की आपको बहुत सारे स्पर्म होते हैं जो कि किस में बनता है, पुरुष में बनता है। ठीक है, पुरुष में बनता है। वो पुरुष के किस ग्रंथि में स्पर्म बनता है, तो आपको पता है कि विरिसन ग्रंथि आती है। ठीक है, विरिसन ग्रंथि में क्या होता है, पुरुष को स्पर्म को बनता है। ठीक है, इसको हम अपने बोलचाल के भाषा में हाइड्रोसील बोलते हैं। यहाँ पे इसकी बनती है जब इसका क्रिया, जब स्पर्म की क्रिया ओवम के साथ होती है। जैसे महिलाएं बनती है ओवम, और ओवम के साथ इसका क्रिया होता है। ठीक है, ओवम के साथ इसका क्रिया होता है, यानी कि जब ये ओवम के साथ इंटरेक्ट करता है तो ये क्या होती है, निषेचन कर लेता है। क्या कर लेता है, निषेचन। निषेचन, निषेचन कर लेता है, अर्थात फर्टिलाइजेशन कर लेती है। और फर्टिलाइजेशन जो है किसमें होता है, तो फर्टिलाइजेशन फॉलोपियन ट्यूब में होती है। वो जब हम महिला यानी अर्थात मादा जनन अंग पढ़ाएंगे उसमें आपको हम फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है वो बता देंगे, कैसे बच्चे बनते हैं। ठीक है, पहले सप्ताह का जो मतलब बेबी होते हैं वो लगभग आपको यानी कि 1 सप्ताह, जब से बच्चे जैसे जब से ओकरी लिया पेट में, अर्थात जब फर्टिलाइजेशन होती है तब से लेकर के और 1 सप्ताह तक का जो बेबी होती है वो बेबी को कहते हैं जायगोट। ठीक है, जायगोट। और 1 सप्ताह के बाद के बेबी को हम लोग बोलते हैं भ्रूण। ठीक है, और वो भ्रूण कब तक रहेगा, जब तक वो अपने माता के गर्भ में रहेगी तब तक वो भ्रूण कहलाती है। जब माता के गर्भ से बाहर आ जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, बच्चे, बेबी। ठीक है, तो यह प्रक्रिया होती है। और इसमें जो है
आप जानिए निषेचन होता है, ठीक है। यानी कि पुरुष के शुक्राणु और महिला के अंडाणु जब आपस में क्रिया करती है तब जाकर के उसके फलस्वरूप क्या होती है, भ्रूण का उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो जन्म चैप्टर में और आगे हम देखेंगे, ठीक है। अलैंगिक जनन के गुण के बारे में अगर हम देखेंगे तो इसके जो गुण होते हैं, तो सबसे पहली बात जो अलैंगिक जनन होते हैं इसमें शुक्राणु भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि नर और मादा का होना इसमें जरूरी नहीं होता है, जिस कारण से आपको पता हुआ कि इसमें शुक्राणु भाग नहीं लेते हैं। जब शुक्राणु भाग नहीं लेगा क्या अंडाणु भी भाग लेगा? अंडाणु भी भाग नहीं लेते हैं। उसके बाद दूसरा देखिएगा, जब आपको पता है कि स्पर्म, ठीक है, और प्लस ओवम, जब ये दोनों भाग नहीं लेगा तो क्या इसमें निषेचन होगी? निषेचन होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें ना तो शुक्राणु भाग ले रहा है ना अंडाणु भाग ले रहा है। जब ये दोनों भाग नहीं ले रहा है तो इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होगी, ठीक है। जब अगर इसमें जो अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन में जो उत्पन्न संतान है वो जनक के समान ही होता है। जनक मतलब जो जिससे वो जन्म लिया सेम उसी के समान जो इसमें उत्पन्न संतान होता है, वो अलैंगिक जनन में भी उसी की तरह क्या होता है, सेम संतान होती है। इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता। युग्मक मतलब जायगोट का निर्माण नहीं होता। अब आपको अभी हम बताए हैं कि फेल युग्मक और मेल युग्मक जब मिलती है तो जायगोट बनती है। इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता। ये जो अलैंगिक जनन है वो अलैंगिक जनन में कौन सा भाग लेता है? तो सरल एकल जीव। कौन सा भाग लेता है? एकल जीव। एकल जीव मतलब जो खुद अकेला जनन करने में सक्षम हो, यानी कि एकल जीव। जैसे आपको बता सकते हैं अमीबा है, ठीक है, शैवाल है, जीवाणु है, ये सब एकल जीव है, ठीक। दूसरी बात, तो यह सरल जीव में भी एवं पादपों में होता है। सरल जीव एवं पादप। सरल जीव मतलब छोटे मोटे जीव होती है जो एक मतलब बिना मादा या बिना नर के क्या कर सकता है, अपने संतानों को उत्पत्ति कर सकता है। और पादप क्या होती है कि पादप अधिकतर जो अलैंगिक जनन होता है वो पादप में होती है। अधिकतर अलैंगिक जनन जो होता है वो पादप में होती है। आप कहीं पादप में गुलाब के फूल के बारे में देखे होंगे, गुलाब के फूल के बारे में। तो गुलाब के फूल को हम लोग क्या करते हैं, जैसे मानो ये फूल लग गए है, ठीक है, और इसकी ठंडल यहाँ से निकली हुई है और इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से काट लेते हैं और काट करके इस ठंडल को रोक देते हैं। ये क्या होता है, जन्म हो जाता है। ये क्या होता है, जन्म हो जाता है। तो बताओ क्या इस गुलाब के ठंडक में इसको जन्म करने के लिए अलग से कोई पौधा नहीं न डाले जो क्या करेगा, निषेचन करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यह अलैंगिक जनन है जो खुद प्रजनन करने में क्या होती है, सक्षम होती है। और उसके बाद अगर आप देखिएगा तो सरल जीवों में एवं पादपों में क्या करती है, भाग लेती है, ठीक।